हेलो क्लास। तो आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ऑटोकॉइड्स और रिलेटेड हार्मोन्स को लेके, या उनसे रिलेटेड जो भी ड्रग्स थी। तो मैंने आपको बताया था ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और कब रिलीज़ होते हैं, कहाँ रिलीज़ होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज एक पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेन कैसे होगा, एक प्रॉपर साइकिल वाइज स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या चीज़ें होंगी, कि कैसे पेन होता है, कैसे इन्फ्लामेशन होता है, कैसे स्वेलिंग, रेडनेस, कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि जब तक हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ड्रग्स हमारी स्पेशली किस एंजाइम पे बाइंड करेगी या किसको रोकेगी, कब कहाँ कैसे क्या करेगी, वो चीज़ें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार पैथोफिजियोलॉजी को समझें और इसके बाद आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सो ओके, तो इससे पहले मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पे अपने वाइट बोर्ड पे। अब देखो एक बात को समझो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन, चलो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है। आप एक देखो, ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, है ना। एक मैं यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बना ले रहा हूँ, देखो एक सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड की। सेल मेम्ब्रेन्स के फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है कि एराकिडोनिक एसिड, एक एसिड है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये सीधी मात्रा में नहीं होता, ठीक है। ये एराकिडोनिक एसिड सीधी मात्रा में नहीं होता। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो बेटर रहेगा। ठीक, ये हमारी फॉस्फोलिपिड हो गई और यहाँ मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड है। ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये सीधी मात्रा में नहीं होता है। सीधे मात्रा का मतलब ये नहीं है कि किसी क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली ये जो है मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के फैटी एसिड कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे एस्टेरिफाइड होता है। एस्टेरिफाइड का मतलब एस्टर के तौर पे। देखो जैसे कि ये हमारी फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये कैसे होती है, बाइलेयर होती है। ये हमारी क्या है, फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड में ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड के जो फैटी एसिड कंपोनेंट हैं। कैसे? फैटी एसिड कंपोनेंट, फैटी एसिड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये फैटी एसिड कंपोनेंट के रूप में इसमें क्या होता है, स्टेरिफाइड होता है। और देखो जब भी सेल को इंजरी होगी या इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस मिलेगा, मान लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपकी स्किन पे सपोज दैट कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये आपकी स्किन है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पे, जब कोई मधुमक्खी काट ले सपोज दैट, चलो हम एक यहाँ पे थोड़ी सी एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की मधुमक्खी है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसने काटा, ठीक है, मच्छर है, मधुमक्खी है, कुछ भी है। जब इसने क्या किया, यहाँ पे काटा तो क्या होगा, ठीक है, इंजर्ड होगा। एक हमने स्टिमुलस देने की कोशिश की। अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रही टिश्यू इंजरी हुई और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का स्टिमुलेशन शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी हमारी, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी हो जाएगी एक्टिव, ठीक है। जब ये सेल मेम्ब्रेन एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जैसे ही एक्टिव होती है तो एक एंजाइम का सिक्रीशन करती है और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेस A2, PLA2। दिस इज द एंजाइम विच इज़ द फुल फॉर्म इज़ फॉस्फोलाइपेस A2। ये एंजाइम जो है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फॉस्फोलाइपेस A2 एंजाइम एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से यही जो एराकिडोनिक एसिड जो आप यहाँ पे देख रहे हो,
ठीक है, ये वाले, इनको क्या करेगी, इनको रिलीज़ करना शुरू करेगी। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या करेगी, फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करेगी और यहीं से इन्फ्लामेशन का एक मेजर लिपिड मीडिएटर पाथवे शुरू होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करेगी और इन्फ्लामेशन का हमारा मेजर पाथवे। अब ध्यान समझो, फॉस्फोलाइपेज E2, चलो इसको मैं थोड़ा और सही ढंग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, इसके प्रेजेंट में क्या बनाएगी, ये एराकिडोनिक एसिड को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहीं से इन्फ्लामेशन का मेजर लिपिड मीडिएटेड पाथवे हमारा शुरू होता है। अब फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनता कैसे, पहले मैंने आपको ये बता दूँ। मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक वेयर हाउस है। ठीक है, और उस वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस एक ऐसी जगह या एक ऐसा बड़ा गोदाम जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मान लो सेल मेम्ब्रेन क्या एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें फॉस्फोलिपिड के अंदर एराकिडोनिक एसिड स्टोर है। जब भी इंजरी होती है तो बॉडी का एक सिग्नल आता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की ज़रूरत है, तब फॉस्फोलाइपेज A2 क्या होता है, ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की एक SN2 पोजीशन है, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, SN2 पोजीशन पे काम करके क्या करता है, इसी एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, एंड फॉस्फोलाइपेज A2, एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एराकिडोनिक एसिड मेनली 2 मेजर एंजाइमेटिक पाथवेज में जा सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर पहुँचेंगे, जो हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, हमारा ये जो एराकिडोनिक एसिड है, ठीक है, ये और 2 मेजर पाथवेज में जा सकता है। अब एराकिडोनिक एसिड ये 2 पाथवे में कौन जाएगा, एक पाथवे जो फर्स्ट पाथवे जो हमारा है वो है COX, कॉक्स पाथवे। कॉक्स का फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, कॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेस। और जो दूसरा पाथवे है ये है लॉक्स, इसको हम 5 लॉक्स लिखते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, लाइपोऑक्सीजनेस। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड के बाद का जो पूरा पाथवे है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलाइपेज A2, एराकिडोनिक एसिड, फिर कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे, आपको 2 पाथवे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा जो भी हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे। सॉरी, अब क्या है, कॉक्स पाथवे से मेनली यहाँ पे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ठीक है, कॉक्स पाथवे से मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं। ठीक है, इसी 1 और 2 में प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन हमारे बनेंगे। बट ये जो लॉक्स पाथवे है, ठीक है, ये जो लॉक्स पाथवे है ये सिर्फ एक मीडिएटर बनाएगा जिसका नाम है ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, इसका नाम है ल्यूकोट्राइन्स और रिलेटेड लिपिड मीडिएटर्स यहाँ पे बनते हैं। ल्यूकोट्राइन को हम यहाँ यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, जो हमारे लंग्स वगैरह के में, जैसे कि आपने मोंटेलोकास्ट या जेफिरलोकास्ट सुना होगा। इसीलिए हमारी एनासेट्स इस लॉक्स पे काम नहीं करती, हमारा एनासेट्स का लॉक्स से लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आप इस कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को समझिए, आपको पूरी किस कहानी में सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ही समझना है। ठीक है, आ गया कॉक्स 1 और कॉक्स 2, यही एनासेट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम्स ये एराकिडोनिक एसिड को आगे कन्वर्ट करके एक प्रोस्टानाइट पाथवे चलाते हैं। 2 मेजर फॉर्म्स आती हैं इसमें, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ये जो कॉक्स 1 है ये होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, कैसा होता है ये, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, ये संवैधानिक तौर से ये इस्टेब्लिश होता है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये हमेशा रहते ही हैं। मगर ये जो कॉक्स 2 है ये है इंड्यूसिबल।
मतलब जिस भी साइट पे चोट लगती है वहीं पे इंड्यूस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंड्यूसिबल, ठीक है, इंड्यूस होने वाले। लेकिन ध्यान रखो ये कहना है कि कॉक्स वन हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉक्स टू हमेशा इंड्यूसिबल हैं, ठीक है। तो थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। कॉक्स टू कुछ नॉर्मल टिश्यूज़ में भी कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड होता है, जबकि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में इसकी एक्सप्रेशन मार्केटली बढ़ सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम है इसका क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि नॉर्मली प्रेजेंट या फिर कंटिन्यूसली एक्सप्रेस्ड रहते हैं। कॉक्स वन जो है वो शरीर के कई टिश्यूज़ में बेस लाइन पर मौजूद रहता है, ठीक है। इनका काम सिर्फ इन्फ्लामेशन कराना नहीं है, ये बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कॉक्स वन के इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं। पहला तो स्टमक में ठीक है, कॉक्स वन जो है इसका पहला फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या होगा, कॉक्स वन एक्टिवेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमने उस दिन बात किया था ना, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा लोकल हार्मोन है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस। अब देखो गैस्ट्रिक म्यूकस क्या है, जैसे कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक में हमारे एसिड भी होता है, ठीक है। ये एसिड हमारी स्टमक की वॉल को ख़राब न कर दे, इसलिए हमारी स्टमक में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक म्यूकस की लेयर बनी होती है ना, जो हमें इस एसिड से बचाती है। गैस्ट्रिक म्यूकस क्या करता है, इस म्यूकोसा जो हमारी इंटरनल लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस, तो इस म्यूकोसा को बचाता है एसिड से। तो पहला काम प्रोस्टाग्लैंडिन, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस। दूसरा काम गैस्ट्रिक एसिड के रेगुलेशन में भी काम आएगी, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तीसरा काम मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। उसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकस और बाइकार्बोनेट का प्रोटेक्शन भी करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट करती है। तो ओवरऑल स्टमक के अंदर हमारा ये काम। दूसरा काम किडनी के लिए, ठीक है, स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन तो हमारा हो गया। दूसरा काम बात करते हैं हम किडनी के लिए। किडनी में क्या होगा, कॉक्स डेराइव्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रीनल ब्लड फ्लो और रीनल फंक्शन को सपोर्ट करेगा, अभी मैंने बताया, ठीक है। तीसरा काम अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के लिए। देखो अभी हमने कॉक्स में सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की, मगर यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा एक और हमारा हार्मोन आता है, ठीक है, जो काम करेगा इसके लिए, प्लेटलेट के लिए, ठीक है, प्लेटलेट्स के लिए। अब प्लेटलेट्स में जैसे क्या हमारा है, प्लेटलेट्स में को एक्ट करने वाला हमारा आता है थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए, TXA2, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, TXA2, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम समझने के लिए। तो थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना, मतलब कि मान लो दूर दूर प्लेटलेट्स हैं, क्या करना, उनको पास लेके आना और एग्रीगेट करा देना, इकट्ठा कराना। और दूसरा काम वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो हमारी वेजल्स होती हैं इनको क्या करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन और वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन इनका काम है। इसीलिए कॉक्स वन को हम ब्रॉडली एक हाउस कीपिंग कॉक्स समझ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका एक अच्छा काम है हमारे घर को, हमारी चीज़ों को बनाए रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। बट अब हम दूसरा बात करेंगे, हम बात करेंगे अब यहाँ पे इंड्यूसिबल के लिए, ठीक है, यानी कि इंड्यूसिबल कॉक्स। अब इन्फ्लामेशन की कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। जब टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सेल्स और अदर सेल्स यहाँ पे एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। जब भी टिश्यू इंजरी या फिर इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सेल्स और अदर सेल्स क्या होती है, यहीं से एक्टिवेट होती है। वो क्या करती है, वो कुछ इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को रिलीज़ करते हैं। इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स जैसे कि मैं आपको आइडिया लेके बता दूँ कुछ, जैसे कि चलो, जैसे कि सिग्नल्स है IL-1, ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे कि सिग्नल TNF अल्फ़ा, ठीक है,
इसके अलावा अदर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ये सिग्नल्स क्या करते हैं, कुछ सेल्स में COX-2 जीन एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं। जीन एक्सप्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका मतलब इन्फ्लामेटरी स्टिमुलेशन हुआ, साइटोकाइन सिक्रीट हुए, सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिव हुए। अब क्या होगा, COX-2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। ये जो हमारा COX-2 है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। COX-2 का एक्सप्रेशन जैसे बढ़ेगा, रैकेडोनिक एक्टिवेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट होगी और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अब तक हमने ये नहीं समझा कि COX-2 आखिर इन्फ्लामेशन कैसे कराता है। हमने कहा कि हाँ ठीक है, जब हमारा COX-2 का एक्सप्रेशन जब बढ़ता है तो वहीं से हमारे इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को रिलीज़ होते हैं, IL-1, TNF अल्फ़ा, अदर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, और ये सिग्नल्स कुछ सेल्स में COX-2 जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। इसका मतलब हमारा इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस हुआ, साइटोकाइन से रिलीज हुए, COX-2 एक्सप्रेशन बढ़ा, रैकेडोनिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ सारे काम हुए। बट इस बीच होता क्या है, COX-2 इन्फ्लामेशन कैसे कराता है। मेन हमारा, अगर हमारी दवाइयों को काम करना होगा ना, अब आप और सोचिए, अभी हमने बोला कि लॉक्स पे हमारी ड्रग्स बिल्कुल काम नहीं करेंगी, एकदम नो, ठीक है, काम करेगी तो COX पे। बट COX में भी हम स्पेशली चाहते हैं कहाँ पे काम करें, COX-2 पे। हम COX-2 को रोकना चाहते हैं इस तरीके से। अब आप थोड़ा सा और समझिए, देखो COX-2 क्या है। COX-2 खुद पेन या स्वेलिंग नहीं कराता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो हमारा COX-2 है, जो आप इंड्यूसिबल देख रहे हो, ये कभी भी खुद पेन या स्वेलिंग नहीं कराता। तो जब ये COX-2 खुद पेन या स्वेलिंग नहीं करता है तो COX-2 एक एंजाइम है ना, हमको तो पता ना COX-2 एक एंजाइम है। ये एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टेरॉइड इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। चलो ठीक है, एक सिंपली आपने ऊपर देखा एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, COX-2 आया, ठीक है। अब उसमें अलग अलग तरीके से, अब जैसे इसमें क्या होगा एराकिडोनिक एसिड में, चलो यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ये कलर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा एराकिडोनिक एसिड है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। आया, इसने COX-2 पे इम्पैक्ट दिया, ठीक है। अब इसमें बारी बारी से चीज़ें रिलीज़ होंगी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन PGG2, ठीक है। इसके बाद PGH2, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोस्टानॉइड्स हैं, ठीक है, ये आएंगे। जैसे कि PGE2 हमारा स्पेशली हो गया, PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन है हमारा, PGD2 और थ्रोम्बोक्सिन, ये भी। अब इन मीडिएटर्स के एक्शन से इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स डेवलप होते हैं। अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये PGE2 जो है, ठीक है, PGE2 मैंने नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे PGE2, ठीक है। ये जो PGE2 है, ठीक है, PGE2 और पेन इन्फ्लामेशन में PGE2 बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर है, इट्स अ प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटर। ये डायरेक्ट पेन सेंसेशन पैदा करने के बजाय नोसिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं। नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये सेंसिटाइज करेगा। अब नॉर्मली जो स्टिमुलस बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, वह और भी ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल महसूस हो सकता है। इसलिए समझिए इन्फ्लामेशन हुआ, COX-2 एक्टिवेट हुआ, PGE2 यहाँ पे सिक्रीशन इसका बढ़ गया, इसने क्या किया, नोसिसेप्टर को और सेंसिटिव कर दिया, उनको पेन और महसूस होने लगा। अब इसीलिए एनएसएड्स के थ्रू हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम करने से इन्फ्लामेटरी पेन कम होता है। इसके अलावा अभी जो मैंने बताया PGE2 का फीवर के साथ में क्या लेना देना है। अब फीवर समझिएगा, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे IL-1, IL-6, TNS और ये जो TNF अल्फ़ा है, ठीक है, ब्रेन में फीवर प्रोड्यूसिंग पाथवेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इससे PGE2 प्रोडक्शन बढ़ती है। अब PGE2 समझ लो आया, ठीक है। PGE2 के आने से हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जो है ये बढ़ा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फीवर। इसीलिए एनएसएड्स COX को इनहिबिट करके PGE2 को कम कर देते हैं, तो हाइपोथैलेमिक PGE2 सिग्नलिंग कम हो जाती है और फीवर हमारा कम हो जाता है। इसीलिए ये हमारा एंटीपायरेटिक भी काम करता है। अब वैसोडाइलेशन और एडेमा कैसे आ जाते हैं, ये समझने वाली बात है। अभी मैंने कहा कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ब्लड वेसल पे काम करते हैं,
जैसे वेजोडाइलेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन और अदर मीडिएटर्स वास्कुलर टोन को चेंज करते हैं, है ना, लोकल ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे, रेडनेस को बढ़ाएंगे और हीट बढ़ेगी, और वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंडोथेलियल बैरियर को अल्टर करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड टिश्यू में मूव करते हैं, इससे एडेमा और स्वेलिंग ये देखने को मिलता है कि एट द एंड ट्यूमर। इसीलिए इन्फ्लामेशन के कुछ क्लासिकल साइन दिखाई देते हैं, रूबोर, कैलोर, ट्यूमर, डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन जो मैंने आपको बताया था तो इस वजह से ये स्वेलिंग भी आती है इन्फ्लामेशन में, ठीक है, जो आप देखते हो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे लॉक्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था, मना किया था कि लॉक्स पाथवे के बारे में नहीं समझेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ लॉक्स पाथवे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा कॉक्स पाथवे। बट एराकिडोनिक एसिड हमारा क्या है, सिर्फ कॉक्स पाथवे में नहीं जाता, ये लॉक्स पाथवे में भी जाता है। दूसरा मेजर पाथवे क्या है, लाइपो ऑक्सीजनेस। बट अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा एराकिडोनिक एसिड है, ठीक है, ये जो हमारा एराकिडोनिक एसिड है ये क्या करता है, लाइपोऑक्सीजनेस में 5 लॉक्स, ठीक है, ये हमारा एक ल्यूकोट्राइन पाथवे है या इंपॉर्टेंट ल्यूकोट्राइन्स पाथवे एक्टिवेट करता है। इसमें हमारे LTB4, ठीक है, LTC4, LTD4 और LTE4, ठीक है, ये चीज़ें काम करती हैं। LTB4 जो है, ये वाला जो आप देख रहे हो B4, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस या एक्टिवेशन में काम आएगा, ठीक है। LTC4, LTD4, LTE4 ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकाइज कहाँ होती हैं, हमारे लंग्स में, तो ब्रोंकाइज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे जिससे एयरवेज नैरो हो जाएंगे और हमें सांस लेते नहीं बनेगी या हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने पढ़ा था एंटीस्थेमेटिक में कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वाले पेशेंट्स में स्पेशली हम उनको ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं। बहुत से लोगों को खांसी जुकाम आती है, सीने में दर्द होती है, तो क्या करेंगे वो, हम उनको देते हैं ना मॉन्टेलोकास्ट, जेफिरलोकास्ट, मॉन्टेकेल्सी, मॉन्टेलोकास्ट के साथ में जो लिवोसिट्रिजिन होती है, खैर, तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इन्हीं LTB4 को रोक देते हैं, जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की बजाय ब्रोंको डायलेशन होता है और हमें सांस लेने में आसानी मिलती है। खैर, उसके अलावा वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। अस्थमा और एलर्जिक इन्फ्लामेशन में बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। तो कॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और लॉक्स ल्यूकोट्राइन, ये 3 आप समझिए यहाँ पे जो हमारे लोकल हार्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है। एंड खैर, एक वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब हमारे फॉस्फोलिपिड में कोई इंजरी होती है तो फॉस्फोलिपिड में एक एंजाइम रिलीज होता है, फॉस्फोलाइपेज A2। उस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड का सिक्रीशन होता है या वहाँ से रिलीज़ होता है। अब वो 2 एंजाइम्स के बिहाफ पे काम करता है, कॉक्स एंड लॉक्स। कॉक्स का फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीनेज, लॉक्स का फुल फॉर्म है लाइपोऑक्सीजनेज, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या है, कॉक्स जो है वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में टूटता है। कॉक्स 1 जो हमारा है ये हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ये अपना नॉर्मल फ्लोरा में भी अपना काम करता रहता है। और कॉक्स 2 एक इंड्यूसिबल साइट पे, जहाँ पे चोट लगती है या फिर जहाँ पे इंजरी होती है वहीं पे स्पेशली बनता है, ठीक है। कॉक्स 1 का काम अच्छा है, बट कॉक्स 2 का काम हमें इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग स्पेशली कराना वही है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी ड्रग्स कॉक्स 2 के एक्शंस को रोकें, बट कभी कभार वो कॉक्स 1 पे भी काम करके हमारे नॉर्मल मैकेनिज़्म को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हमें कई बार कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह, या फिर मैंने बोला गैस्ट्रिक और किडनी, यहाँ पे हमारे लोकल हार्मोन्स हमारे काम करते हैं ना, मैंने बोला ना अभी यहाँ पे स्टमक में, ठीक है। तो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा ख़राब हो सकती है, अल्सर के चांसेस हो जाते हैं, पेट में जलन बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारा कॉक्स 1 गुड है और कॉक्स 1 बैड, ठीक है, ऐसा सोचना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज मिलती है, कॉक्स 1 गुड कॉक्स या कॉक्स 2 बैड कॉक्स, ठीक है। तो लेकिन साइंटिफिकली ये पूरी तरीके सही नहीं है, क्योंकि कॉक्स 1 भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं या कर सकते हैं, और केवल
कॉक्स टू केवल इन्फ्लामेशन में ही नहीं होता है, कॉक्स टू कुछ और नॉर्मल टिश्यूज़ में भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए बेटर स्टेटमेंट ये है कि कॉक्स वन प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिट्यूटिव है, वेर एज कॉक्स टू इज प्रीडोमिनेटली इंड्यूसिबल एंड इज स्ट्रॉन्ग अप रेगुलेटेड बाई इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई। तो इन्फ्लामेशन की पूरी कहानी आप ऐसे समझिए कि इससे लेक्चर में इस तरीके से जोड़ो कि इंजरी हुई या इन्फेक्शन हुआ या कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस पड़ा आपको, सेल और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुए, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए, TNF अल्फ़ा, IL-1 IL-6 साइटोकाइन रिलीज़ हुए। अब इससे क्या हुआ, फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन हुआ जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में क्या करेगी, एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करेगी। अब यहाँ पे दो रास्ते बनते हैं, कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे। कॉक्स पाथवे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में, ठीक है, कॉक्स 1 में प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड कॉक्स 2 में प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन स्पेशली, ठीक है। और लॉक्स में एराकिडोनिक एसिड से 5 लॉक्स और ल्यूकोट्राइन्स। इन मीडिएटर्स के इफेक्ट जो PG प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये पेन सेंसिटाइजेशन और फीवर के लिए, प्रोस्टासाइक्लिन वैसोडाइलेशन और वैस्कुलर इफेक्ट्स, थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, LTB4 मैंने बताया न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट या एक्टिवेशन, LTC4, LTD4, LT4 ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और वास्कुलर परमिएबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब जो हमारे एनासिड्स हैं ठीक है, जो आपकी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये यहीं पे काम करती हैं, ठीक है। अब एनासिड्स कहाँ काम करेंगे, यही पूरा पाथवे पढ़ाने का एक अल्टीमेट पर्पस हमारा है कि एनासिड्स मेनली कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एनासिड्स मेनली कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इससे क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को रोकेगा, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन पेन और फीवर नहीं करवा पाएगा, जो हम आगे समझेंगे। लेकिन एनासिड्स लॉक्स को डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करते, इसीलिए ल्यूकोट्राइन पाथवे जनरली बना रह सकता है। और यहीं से हम आगे समझना पड़ेगा कि नॉन सिलेक्टिव एनासिड्स और कॉक्स 2 सिलेक्टिव ड्रग्स, क्योंकि हम जब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें सिलेक्टिव, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स एंड नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है। हमारी यही 3 मेन क्लासेस हैं। उसके अलावा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में हमारी पैरासीटामॉल आ जाती है, ठीक है, और मेटामिजोल एंड प्रोपीफेनाजोन और नेफोपैम वगैरह आ जाती है, जो हम इनके बारे में आपके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ओवरऑल आज हमने काफ़ी कुछ समझा कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में तो नहीं, बट एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हमने समझी कि कैसे ये ड्रग्स हमारी काम करेंगी, या फिर एक नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या है, कहाँ पे हमारे ये जो भी मीडिएटर्स हैं ये एक्ट करते हैं, कैसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, कैसे पेन होता है, कैसे फीवर आता है, कैसे सूजन आती है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें। तो अभी नेक्स्ट जो कल की क्लास रहेगी हमारी, वो हम कोशिश करेंगे बेस्ड रखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बाद कोशिश करेंगे हम आपको मैकेनिज़्म एक साथ बता देंगे सारे। इसमें हम 4-5 मैकेनिज़्म नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम एक ही क्लास में हम एक मैकेनिज़्म देख लेंगे, एक ही मैकेनिज़्म में सारी ड्रग्स को, कि हमारी कॉक्स 1 सिलेक्टिव वाली, प्रेफरेंशियल वाली या नॉन सिलेक्टिव वाली, आप जो भी एस्पिरिन सोचते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है, कीटोप्रोफेन, फ्लोर्बिप्रोफेन, इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते होंगे, या कितने दिन तक इनको खानी चाहिए इन दवाओं को, लीवर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि एक्चुअली ये जो भी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं ये लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। दैट्स वाई लीवर को थोड़ा हिम्मत ज़्यादा होनी चाहिए इन ड्रग्स को या इनके एक्शंस को समझने के लिए या फिर संभालने के लिए। तो जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं उनको लगातार हम ज़्यादा दिन तक नहीं दे सकते हैं, स्पेशली लीवर एंड किडनी बोथ, ठीक है। और बस क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ से कॉक्स 1 या कॉक्स 2 पे कैसे एक्ट करके क्या क्या चीज़ें करेंगी। खैर, और इसमें समझने के लिए हाँ, यूज़र्स क्या होगा, हम सोचते हैं सिर्फ हमें बुखार में के लिए या सर दर्द के लिए काम आएगा, नहीं, ठीक है। जो इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसमें
अर्थराइटिस या मस्कुलोस्केलेटल पेन, हेडेक और फीवर तो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, इन चीज़ों में भी ये काम करेगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, फिर इस क्लास को इधर रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड वेलकम।